के द्वारा आंदोलन चलाने में विश्वास रखते हैं। उन्हीं छोटी छोटी पत्रिकाओं, पुस्तकों और धम्म प्रचार के मटेरियल को बिक्की के द्वारा, बिक्की और बिक्की नहीं है, वो इनकी पूरी दुकान है और मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका घर भी वही है। पूरे देश के कोने कोने में, इतनी आयु में, मैं तो कहता हूं कि हम जवान नहीं है, अब ये जवान है, इतनी आयु में देश के कोने कोने में बिक्की से ही भ्रमण करते हैं और धम्म का प्रचार करते हैं। हमारे बहुत ही श्रद्धेय परम आदरणीय रूपराम बागी जी, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में सब एक बार ताली बजाएं और उनका स्वागत है, उनके विचार सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया और आप बैठे हुए हैं जो कि कुछ भी हैं, श्रोता, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और मंच पर जो हमारे धर्म के संघ के लोग बैठे हैं, उनके लिए, गौतम बुद्ध के लिए, बाबा साहब के लिए नतमस्तक, और अब तक जो हमारे महापुरुष हुए हैं आज तक, उनके लिए नतमस्तक। और मैं अपनी बात, कुछ मेरे मन में आया कि यह बात भी कह दी जाए वक्त के मुताबिक। मेरा एक पहचान ये है कि दोस्तों, बहुत वक्त ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं तो वहाँ बड़ी गर्मी आती है बैठ के, और वो भाषण दे के पतली गली से निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ भाषण दो, मंच पर रुको, दूसरे की आप सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप ही विद्वान हैं, यहाँ भी बैठे बैठे बहुत लोग विद्वान भी हैं, अनुभव है जिंदगी का। सबसे बड़ा अनुभव जिंदगी का ये है इंसान का, जो 80 साल तक जी रहा है, उसने अपने इस ढांचे को, इस बॉडी को पानी से, सांप से, आग से कैसे बचाया, उसके पास सबसे बड़ा अनुभव ये है। तो दोस्तों, अपने दादा और अपने पिताजी से यह बात जरूर कहो कि पिताजी आप अपनी जिंदगी में कैसे कैसे बचे। और दोस्तों, एक बात और याद कि जो सामने देश में तूफान आ रहा है, उसकी आपको लहर कुछ दिखाई पड़ रही है, कुछ लहरें दिखाई पड़ रही हैं। हम भले ही मर जाएं, लेकिन तूफान गारंटी से आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और यहाँ मेरी बात यह है, जो दादा अनपढ़ है, बाबा बेटा अनपढ़ है, तो बाप बेटा दोनों अपनी पोती और पोती पर समय लगाएं, उसको स्कूल चलाएं, उसको स्कूल से भेजें और उससे कहें, भले वो अनपढ़ है बाप दादा, कि हमारे सामने बैठ जा बेटा और 1 घंटे यहाँ पर और हमें बता कि तेने आज क्या कर दिया। तो दोस्तों, मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी बहुत सी बातें हैं। कई भंतों ने कई बातें कही, मैं एक भंते जी बैठे हैं यहाँ पर भी, मैं इसके खिलाफ हूँ। तुम कहते हो कि भाई कृष्ण पे, वो शिव जी पे त्रिशूल है, उस पर वो है। अरे क्यों बात कर रहे हो फालतू की? आप भी अपना हथियार रखना शुरू कर दो। मुकाबला करना है तो सरदारों के पास हथियार होता, 5-5, डरता नहीं। अकेला सरदार भी, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हमको ज्यादा बुद्धिजीवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फर्राटेदार और फौजी स्टाइल में बनने की जरूरत है, और जब ही आप मुकाबला कर सकते हो। और अपनी औलाद को भी ऐसा ही बनाइए। अगर औलाद आपकी रही, कोई ढीली ढाली और पोस्टिंग होगी बागपत में, तो बागपत में उसकी वहाँ की ऐसी भाषा है आरपी सिंह जी कि वो कहेगा, पापा मेरी वहाँ तो पढ़ती नहीं है स्टाफ से, मेरा वहाँ से ट्रांसफर करा दो। अरे भैया, 60 साल तक नौकरी करेगा, क्या तेरा ट्रांसफर होता रहेगा? उसको सिखाइए कि उसका जीके टिट फॉर टैट, जैसा देश ऐसी भाषा, उसको फर्राटेदार बनाइए। जब तक नहीं बनानी है। बीपी मौर्य बाबा साहब के बाद ऐसा इंसान था जिसके बोलने से शरीर में, दिमाग में गर्मी आती थी, गर्मी आती थी। और आज अगर उनके भाषण को सुना दिया जाए तो मैं दावे से कहता हूँ आप भी आज तो गर्मी आ जाएगी। तो दोस्तों, मुकाबला करने के लिए है, ये तो मैंने बात को सोच में डाला है, लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, मैं भंते जी से कहता हूँ, अरे भाई आप क्यों जाते हो निमंत्रण में? बिना पूछे भी आप किसी गांव में घुस जाइए और कभी तुम्हारे समाज में आए, हमारी 2 बात सुनो और उनसे मत उनका पानी पियो कि पहले हमारी 2 घंटे बाद चलो, जब पानी पीएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको वहां से कोई भूखा भगा देगा।
हाँ, आपको खाना और सब कुछ मिलेगा। आप जाइए उन गांवों में जाइए, आप जो है अगर ये है, अगर जाना बस के नहीं तो चोला और चोर उतार के फेंक दीजिएगा। मेरी डिक्की पे पेट्रोल होता है, हथियार होता है, किताब होती है। मैं भी जाता हूँ बहुत गाँव में, बिना पूछे आज बहुत इस गाँव में कौन सा नेता है बाबा साहब के मानने वाला, कौन सा सामाजिक नेता है। मुझे उसके घर में कल को मैं से गाँव में जाऊँगा तो वो कहेंगे बागी साहब आप तो हमारे गाँव में गए हैं, हमारे घर क्यों नहीं आए भाई? तो भैया पहले तेरे घर आ रहे हैं, तेरे घर आ रहे हैं, तो इसलिए आप घुसिए समाज में विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको घुसना है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, इतनी बात कह रहा हूँ, बाबा साहब ने इस दुनिया में इतना अध्ययन किया है, कोई माई का लाभ उनको गिरा नहीं सकता। और मैं कहता हूँ बाबा साहब भी खुद आए नहीं तो खुद भी उस प्लग को गिरा नहीं सकते, इतना काम बाबा साहब ने किया है। तो बाबा साहब को 8 भाषाओं का ज्ञान था, मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच। उस इंसान को कितना ज्ञान था भाषाओं को। जब भाषा होगी तभी आप किताब पढ़ सकते हैं, अगर भाषा नहीं होगी तो आप किताब नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात यह है, और उनके पास ये ध्यान से सुन लेना, बहुत लोग कहते हैं बाबा साहब के मानने हैं ये, अरे पढ़ो समझो, बाबा साहब के बाद में इतना साहित्य था। अंग्रेजी की 1300 किताब थी बाबा साहब के पास, राजनीति की 3000 किताब थी, युद्ध शास्त्र की 300 किताब थी, अर्थशास्त्र की 1100 किताब थी, इतिहास की 2600 किताब थी, धर्म के बारे में 2000 किताबें थी, कानून के बारे में 5000 किताब थी उनकी लाइब्रेरी में, संस्कृत की 200 किताबें थी, मराठी भाषा की 800 किताबें, हिंदी की 500 किताबें, तत्वज्ञान फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की 600 किताब थी, रिपोर्ट थी बहुत सी 1000। इस तरह उनके पास कितनी किताबें थी। बोलो किसी आदमी से, मैं कहता हूँ बताओ धनसिंह जी की झोली में कितनी किताबें, बताओ ना, दिखाओ अपना थैला, अपना घर दिखाओ। दोस्तों जिसके यहाँ जाओ चाय पीने, सुन लेना गौतम साहब जी, जिसके यहाँ चाय पीने जाओ पहले कहो भैया पहले अपना वो दिखा कितना घर में इतिहास है, वरना हम तेरी चाय नहीं पीएंगे। आई विल नॉट टेक योर छुट्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शो योर बुक्स अलमारी, ये कंडीशन लगा दो, एक किताब है तो तेरी चाय पीएंगे वरना तेरा पानी नहीं पीएंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत ही अच्छा संदेश, एकदम से गर्मी से ला दिया शरीर में, जोश भर दिया है, फिर से जगा दिया है रूपराम बागी जी ने। और इनका अंदाज ही निराला है, बाल सफेद हो गए हैं इनके लेकिन हैं जवान। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय नीरज बोध जी, जो बामसेर के दिल्ली प्रदेश के जिला संयोजक।